हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा। पिछले वीडियो में हमने नेशनल इनकम का पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। आइए अब दूसरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझनी हैं जो हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आइए सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी से शुरुआत करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है और एक आम आदमी की भाषा में किसी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ही डोमेस्टिक टेरिटरी होते हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में तीन और चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। पहली हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, यानी वो सभी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हों वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा पार्ट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। ये तीनों भी हमारे रेजिडेंट्स द्वारा ही ऑपरेट किए जाने चाहिए, तभी ये डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माने जाएंगे। तीसरा पार्ट है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जैसे हम कह सकते हैं कि रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में एक टर्म बार बार आई और वो है नॉर्मल रेजिडेंट। आइए देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन होता है जो एक कंट्री में ऑर्डिनरीली रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दो चीज़ें होती हैं। पहला, वो रेजिडेंट उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए और दूसरा, वो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन उसी लोकेशन में करे। नॉर्मली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो प्लेस ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है। अगर एक पर्सन इंडिया में बॉर्न है तो वो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेगा, और अगर किसी पर्सन का इंडिया के बाहर बर्थ हुआ है और वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। आइए अब देखते हैं रेजिडेंटशिप क्या होती है। रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी कंट्री में एक साल से ज़्यादा रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होता है तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार आगे हमारे काम आएंगी। आइए देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होती हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो इनकम मिलती है वो फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज आते हैं, जबकि फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आते हैं। जिस इनकम के बदले कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी जाती उसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ये एक यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट या एक तरफा कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। ये कंट्री के अंदर से यानी डोमेस्टिक टेरिटरी से भी प्राप्त हो सकती है या फिर कंट्री के बाहर से यानी अब्रॉड से भी मिल सकती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आइए अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाएं। हाउस होल्ड्स जो गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं उन्हें कंजम्पशन गुड कहते हैं, जबकि फर्म्स जो गुड्स
इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदती हैं उन्हें कैपिटल गुड कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी का एक बुटीक है और उन्होंने 2 सीविंग मशीन या सिलाई मशीन खरीदी। एक उन्होंने घर के पर्पस के लिए रख ली और एक उन्होंने बुटीक में रख ली। तो जो सिलाई मशीन उन्होंने घर पे रखी है वो होगी कंजम्पशन गुड, और जो सिलाई मशीन उन्होंने बुटीक के पर्पस के लिए रखी है वो होगी कैपिटल गुड। अगली टर्म है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल के लिए यूज किए जाएं या उसी साल में फर्दर प्रोडक्शन में काम आए। जैसे एक डेयरी पे जो दूध रीसेल के लिए पड़ा हुआ है वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, या किसी मिठाई की दुकान में जो दूध मिठाई बनाने के काम आएगा वो भी इंटरमीडिएट गुड होगा। हम कह सकते हैं कि कचौरी बनाने में जो मैदा यूज होगा वो इंटरमीडिएट गुड होगा, जबकि कचौरी फाइनल गुड होगी। इसी तरह गुलाब जामुन बनाने में जो मावा यूज होगा वो इंटरमीडिएट गुड होगा, जबकि गुलाब जामुन फाइनल गुड होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यानी खाने के एग्जाम्पल्स से आप जल्दी समझते हैं। आइए अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस देखते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किए जाएं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाएं। फाइनल गुड्स को डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों की ही कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है क्योंकि ये वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव्ड डिमांड होती है क्योंकि इनकी डिमांड फाइनल गुड्स की डिमांड पर डिपेंड करती है। फाइनल गुड्स रेडी फॉर यूज होते हैं, इनमें किसी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स रेडी फॉर यूज नहीं होते हैं और इनमें कुछ वैल्यू एडिशन की ज़रूरत बाकी रहती है। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री में ही होते हैं। हाउसहोल्ड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए जो मिल्क यूज़ करें उसे फाइनल गुड माना जाएगा, जबकि डेयरी शॉप पे जो मिल्क रीसेल के लिए पड़ा है उसे इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। अब जब हमने इतने सारे डिफरेंसेस देखे तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। कंजम्पशन गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, और कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। कंजम्पशन गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं करते, जबकि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर हम ड्यूरेबल गुड्स जैसे टीवी और फर्नीचर को छोड़ दें तो ज़्यादातर कंजम्पशन गुड्स की लिमिटेड लाइफ होती है, जबकि कैपिटल गुड्स की एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से तो ज़्यादा ही होती है। अगले चैप्टर में हम कई चीज़ों को डायग्राम्स से देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमें टर्म्स समझनी पड़ेंगी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होता है उसे ही इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कैपिटल स्टॉक में फिक्स्ड एसेट्स और अनसोल्ड स्टॉक दोनों ही होते हैं। एक इकोनॉमी में किसी गिवन पीरियड में कैपिटल स्टॉक में जो टोटल एडिशन हुआ है उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक इकोनॉमी में किसी गिवन पीरियड में कैपिटल स्टॉक में जो एक्चुअल एडिशन हुआ है उसे नेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन।
यानी अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब डेप्रिसिएशन को समझते हैं। नॉर्मल वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो फॉल आए उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी एक टर्म है जो हमें बार बार काम आएगी। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और सेल पे लगाती हैं, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अगर गवर्नमेंट किसी सर्टेन कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए किसी एंटरप्राइज को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है तो उसे सब्सिडी कहते हैं। वैसे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए यूज आता है, लेकिन मार्केट प्राइस को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले फैक्टर कॉस्ट समझना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन किया होता है उसके बदले उन्हें जो अमाउंट मिलता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअली सेल किया जाए उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करें तो मार्केट प्राइस मिलता है। इस चैप्टर की लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड को माइनस करेंगे तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा। हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न कर रहे हैं, चाहे वो वेजेस और सैलरीज की फॉर्म में हो या रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म्स में हो, उन्हें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। जो भी इनकम दूसरे कंट्रीज के नॉर्मल रेजिडेंट्स को पे की गई हो उसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहेंगे। थैंक्स।